सरस्वती दिशद्वत्योर्देवनद्योरन्तरं तम देवनिर्मितं देशं ब्रह्मवर्तं प्रचक्षते। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की और राजस्थान में उसके भूगोल की। हमने पढ़ा था राजस्थान का भौगोलिक इतिहास। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के नामकरण की, उसके परिचय की। आपने पढ़ा होगा कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा सन 1913 में किस तरह से राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। ब्रह्मवर्त, मरुकांतार, अबुल फजल ने जहां पर मरुभूमि कहा इसे, वहीं जॉर्ज थॉमस ने इसे राजपूताना कहा। उसकी पूरी डिटेल लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं मैं, मनोज कुमार। तो चलिए साथियों, सबसे पहले ऋग्वेद में हमें ब्रह्मवर्त शब्द मिलता है, जो इसी राजस्थानी भूमि के लिए प्रयोग होता है। मनुस्मृति में भी ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है और मनुस्मृति में बताया है कि ऋग्वैदिक कालीन सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ वह प्रांत ब्रह्मवर्त नाम से जाना जाता है। उसमें श्लोक भी दिया है, सरस्वती दिशद्वत्योर देवनद्योरन्तरं तम देवनिर्मितं देशं ब्रह्मवर्तं प्रचक्षते। महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में युद्धकांड के 22वें सर्ग में 36वें नंबर के श्लोक में लिखा है, तम तेन तन्मरुकांतारम पृथिव्याम किल विश्रुतम निपातितः सर्व यत्र वज्रासनी समाप्रभ। उन्होंने कहा है, जब भगवान श्री राम ने समुद्र के पास में खड़े होकर अग्निबाण का संधान किया था, तब समुद्र ने प्रार्थना की थी भगवान श्री राम से कि हे राम, आप ये जो बाण है यह मेरे उत्तर दिशा में छोड़िए, वहां पर क्रूर और विषैली जनजाति जीव जंतु निवास करते हैं, जो दुष्ट प्रकार के प्राणी हैं और वह पृथ्वी को काफी नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने वह बाण इस प्रदेश में छोड़ा था और वहीं से यह प्रदेश जहां पर अग्निबाण का संधान किया गया था, यह सूख गया और कालांतर में महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने इसे ही मरुकांतार नाम से पुकारा। अबुल फजल ने इस भूमि के लिए मरुभूमि शब्द का प्रयोग किया है। आगे चलते हैं राजपूताना की ओर। तो ध्यान देना कि इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो नाम आता है जॉर्ज थॉमस। हालांकि मध्यकालीन इतिहास में इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग होता आया है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जॉर्ज थॉमस का नाम बहुत ही महत्व रखता है। तो साथियों, जॉर्ज थॉमस कौन था? आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस, जो भारत में ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया के यहां पर अंग्रेजी कमांडर के रूप में नियुक्त होकर आए थे। सन 1758 में पहली बार जॉर्ज थॉमस शेखावाटी प्रांत में आते हैं और शेखावाटी से ये पूरे राजस्थान में भ्रमण करते हैं और यहां देखते हैं कि अधिकांश हिस्सों पर राजपूत राजाओं का शासन है। इसलिए इन्होंने सन 1800 ईस्वी में इस प्रदेश को राजपूताना कहकर के पुकारा। लेकिन इसकी जो लिखित जानकारी है, हमें जॉर्ज थॉमस के मित्र विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी सन 1805 में, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में इन्होंने वर्णित किया, इन्होंने लिखा कि जॉर्ज थॉमस ही संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। ध्यान देना, इस पुस्तक का प्रकाशन का जो कार्य है वो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था। इंपोर्टेंट रहेगा सभी परीक्षाओं के लिए। यह राजपूताना शब्द की चर्चा थी। अब आता राजस्थान शब्द। ध्यान देना, राजस्थान जो शब्द है इसका इतिहास थोड़ा लंबा है। 6 जगह हमें राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है, लेकिन
सबसे मजबूत ऐतिहासिक दृष्टिकोण किसका है, ये जाने उससे पहले हम ये 6 जगह जानते हैं कि कहां कहां पर हमें पहली बार राजस्थान शब्द मिला। तो ध्यान देना, एक तो चित्तौड़ का द्विखंडीय शिलालेख, दूसरा वसंतगढ़ शिलालेख जिसे हम खीमल माता मंदिर का शिलालेख भी कहते हैं, तीसरे नंबर पर नैनसिरी ख्यात, चौथे नंबर पर राज रूपक, पांचवें नंबर पर आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और छठे नंबर पर और बहुत ही महत्वपूर्ण कर्नल जेम्स टोड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चित्तौड़ का द्विखंडीय शिलालेख। अब चित्तौड़ का जो द्विखंडीय शिलालेख है, वह चित्तौड़ के द्विखंडीय शिलालेख में साफ साफ लिखा हुआ है। ध्यान देना, चित्तौड़ का द्विखंडीय शिलालेख 532 ईस्वी का है। चित्तौड़ का द्विखंडीय शिलालेख कब का है? 532 ईस्वी का है। और इसमें लिखा गया है कि मंदसौर के शासकों का राजस्थान पर शासन था। मंदसौर के शासकों का राजस्थान पर शासन था। इसमें 2 खंड है, यानी चित्तौड़ के द्विखंडीय शिलालेख में 2 खंड हैं, एक प्रथम खंड, एक दूसरा खंड। प्रथम खंड में लिखा गया है कि वराह का पौत्र और विष्णुदत्त का पुत्र चित्तौड़ और दसपुर का राजस्थानीय था। यानी जो 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदसौर के शासकों का चित्तौड़ पर अधिकार था, वे अपने प्रांतीय अधिकारियों को इस भाग पर शासन करने के लिए नियुक्त करते थे और उन्हें राजस्थानीय कहा जाता था। तो ये इस क्षेत्र के लिए प्रयोग नहीं हुआ। राजस्थान शब्द का तो उल्लेख हुआ है चित्तौड़ के द्विखंड शिलालेख में, लेकिन इस क्षेत्र के लिए ना होकर एक अधिकारी के लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख हुआ। दूसरी बात, इसका जो दूसरा खंड है, चित्तौड़ के द्विखंडीय अभिलेख का जो दूसरा खंड है, उसमें लिखा हुआ है कि मनोहर स्वामी और विष्णु मंदिर, यानी मनोहर स्वामी, प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए दूसरा खंड भी आपको बता दिया गया है कि भाई मनोहर स्वामी या विष्णु मंदिर का जो उल्लेख है चित्तौड़ के, वह किस शिलालेख में मिलता है? तो ध्यान रखना, चित्तौड़ के द्विखंडीय शिलालेख में और उसके दूसरे खंड में मिलता है। तो हमने पढ़ लिया भाई चित्तौड़ का द्विखंड शिलालेख में प्रथम खंड में राजस्थानी शब्द का उल्लेख है, लेकिन वह इस क्षेत्र के लिए ना होकर के एक पद के लिए है। फिर राजस्थान शब्द की बात करें दूसरे नंबर पर, तो खीमल माता मंदिर का शिलालेख, जिसे हम वसंतगढ़ शिलालेख भी कहते हैं, यहां पर ये देखो, ये शिलालेख जो वसंतगढ़ शिलालेख है, ये हमें वसंतगढ़ सिरोही से मिला और ये 682 विक्रमी संवत का है, जिसे हम 625 ईसा पूर्व भी कहते हैं, है ना भाई। 57 साल विक्रमी संवत आगे चलता है। इसके अंतर्गत जो वसंतगढ़ का लेख है, इसमें चावड़ा वंश के शासक जो राजा वर्मलात है, चावड़ा वंश के शासक राजा जो वर्मलात है, उनके दरबार में दास प्रथा का उल्लेख हुआ है। यानी इसमें दास प्रथा का उल्लेख कहा गया है और इसमें राजस्थानी द्वितीय शब्द मिलता है। ध्यान देना, राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख हुआ है और जो राजस्थानी द्वितीय शब्द है वह भी किसी क्षेत्र विशेष के लिए ना होकर के, मतलब कि एक पूरे राजस्थान के लिए ना होकर के एक छोटे से क्षेत्र के लिए था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वह प्रामाणिक रूप से पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है, तो वसंतगढ़ शिलालेख है। अब आता है नैनसिरी ख्यात तीसरे नंबर पर। भाई नैनसिरी ख्यात सन 1665 ईस्वी में मोहम्मद नैनसी द्वारा लिखी गई थी और मोहम्मद नैनसी ने इस क्षेत्र के लिए अथवा किसी विशेष जगह के लिए एक राजस्थान शब्द का उल्लेख किया, लेकिन यह सिद्ध नहीं हो सका कि उन्होंने यहीं के लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था। ये 3 राजस्थान शब्द के बारे में हमने पढ़ा। चौथा राजरूपक, वीरवाण की पुस्तक है राजरूपक, सन 1731 ईस्वी में। सन 1731 ईस्वी में वीरवाण ने अपनी पुस्तक में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया, लेकिन यह इस क्षेत्र के लिए नहीं था। तो हमने पढ़ा कि चित्तौड़गढ़ का द्विखंड शिलालेख में राजस्थान शब्द का उल्लेख है, लेकिन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता क्योंकि वह एक पद के लिए है, क्षेत्र के लिए नहीं होकर के। वसंतगढ़ शिलालेख जो एक क्षेत्र के लिए है राजस्थान शब्द, इसलिए इसको प्रामाणिक माना जाता है, लेकिन ये पूरे भूभाग के लिए नहीं है राजस्थान के। 1665 में नैनसिरी ख्यात में मोहम्मद नैनसी ने भी राजस्थान शब्द का उल्लेख किया, लेकिन वह किस क्षेत्र के लिए है यह सिद्ध नहीं हो पाया। राजरूपक में वीरवाण ने भी 1731 में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया, लेकिन वह भी सिद्ध नहीं हो पाया कि यह इस क्षेत्र के लिए है।
अब बात आती है तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन सन 1913 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो राजस्थानी या पूरे भारत की भाषाओं पर थी। इसमें राजस्थानी भाषाओं का उल्लेख भी है और उन्होंने राजस्थान की जो भाषाएं हैं उनके लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया कि राजस्थानी भाषाएं हैं। तो ये प्रामाणिक रूप था, लेकिन ऐतिहासिक रूप इसे नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि ये भाषाओं के लिए था, इस क्षेत्र के लिए नहीं था। लेकिन भाषाओं के लिए राजस्थानी भाषा शब्द प्रयोग किया तो कुछ विद्वानों के अनुसार यह इस क्षेत्र में पाई जाने वाली भाषाएं हैं। अब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बाद भूप सिंह गुर्जर, है ना, तो भूप सिंह गुर्जर जिन्हें हम विजय सिंह पथिक भी कहते हैं, सन 1917 में पहली बार जब ये बिजोलिया किसान आंदोलन से 1916 में जुड़े थे तो सन 1917 में ही इन्होंने यहां के सभी आंदोलन जो इस राजस्थान प्रांत में चल रहे थे उन्हें राजस्थान के आंदोलन कहकर पुकारा था। इन्होंने कविता लिखी थी, उस लोकगीत में इन्होंने राजस्थान शब्द का उल्लेख किया। सुपनेरो सुपनेरो झंझाटो ना पावे, सुपनेरो झंझाटो ना पावे, मारा वीर राजस्थान में समावे, है ना। तो ये कविता विजय सिंह पथिक द्वारा लिखी गई थी और इस कविता में इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान देना, एक बार पुनः चित्तौड़ के द्विखंड लेख में राजस्थान शब्द का उल्लेख है, बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख में राजस्थान शब्द का उल्लेख है, नयन श्री ख्यात में राजस्थान शब्द का उल्लेख है, राजरूपक में राजस्थान शब्द का उल्लेख है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा जो पुस्तक लिखी गई लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख है। इसके अलावा विजय सिंह पथिक द्वारा भी राजस्थान शब्द का उल्लेख किया, लेकिन इसे ऐतिहासिक रूप दिलाया गया, ऐतिहासिक दृष्टिकोण दिलाया गया, वो था कर्नल जेम्स टोड। तो चर्चा करते हैं कर्नल जेम्स टोड की, बहुत ही महत्वपूर्ण कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, पितामह यानी दादाजी कहा जाता है। भाई हम कई पुस्तकों में पढ़ते आए हैं कि राजस्थान के इतिहास का जनक नहीं है, पितामह है, पितामह। उसी पुस्तक में गाइडों में लिखा जाता है, हालांकि प्रामाणिक पुस्तकों में केवल पितामह ही लिखा जाता है, जनक नहीं लिखा जाता। कि राजस्थान के इतिहास के जनक जो है वो वीर विनोद के रचयिता श्यामलदास को कहा जाता है। इसलिए ध्यान देना कि राजस्थान के इतिहास के पितामह यानी दादाजी किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। लेकिन अगर पिता पूछ लिया जाए तो वह श्यामलदास जो वीर विनोद के रचयिता है उन्हें कहा जाता है। देखो विश्व के इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोटस है, जिन्होंने हिस्टोरी का पुस्तक लिखी थी और उसी पुस्तक में भारत और फारस के मध्य व्यापारिक संबंधों की चर्चा की गई। वहीं भारत के इतिहास के पिता श्री वेदव्यास जी हैं, जिन्होंने महाभारत लिखा था। राजस्थान के इतिहास के पिता श्यामलदास हैं, जिन्होंने वीर विनोद लिखा। लेकिन राजस्थान के इतिहास के पितामह यानी दादाजी कर्नल जेम्स टोड हैं। कर्नल जेम्स टोड का जन्म लिंगटन शहर में हुआ था 20 मार्च सन 1782 को। इनकी पत्नी जूलिया क्लटरबक। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में, ध्यान देना, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में पहुंचते हैं सन 1817 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टोड 1817 में मेवाड़ हाड़ौती में कोटा बूंदी के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे सन 1817 में। सबसे पहले यह मांडलगढ़ भीलवाड़ा में रुकते हैं और यहीं पर इनकी मुलाकात जैन यति ज्ञानचंद से होती है। इन्हीं को उन्होंने अपना गुरु बनाया और इन्हीं की प्रेरणा से यह पूरे राजस्थान में भ्रमण करते हैं और घोड़े पर बैठकर भ्रमण करते रहे और ऐतिहासिक तथ्यों की खोज करते रहे। इसलिए इन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहा गया। रत्नमुहूर इनके घोड़े का नाम, कुछ पुस्तकों में उल्लेख किया गया इसका। कर्नल जेम्स टोड के बारे में अगर आपसे पूछते हैं पहली बार राजस्थान में कहां पर रुके थे
तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। पहली बार कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए? तो ध्यान देना, कोटा बूंदी जो हाड़ौती क्षेत्र है वहां के और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर के 1817 में राजस्थान आते हैं। अब मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह इनके कार्यों से अति प्रसन्न हुए साहब, बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, और इनके कार्य से प्रसन्न होकर इन्होंने टोडगढ़ का जो किला है, उसे पहले बोरासवाड़ा कहा जाता था, उसका नाम बदलकर टोडगढ़ कर दिया। जो मोराई जी की पहाड़ियां, राजस्थान का अजमेर का जो दूसरा हिस्सा है, जो टूटा हुआ हिस्सा है, वहां पर बोरासवाड़ा किला, उसे भीम सिंह ने उसका नाम बदलकर टोडगढ़ कर दिया और कर्नल जेम्स टॉड की यादों में वह समा गया था। कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान में कई ऐतिहासिक सामग्रियों को जुटाते हैं और यहीं से यह जब वापस इंग्लैंड जाते हैं सन 1822 ईस्वी में, पुनः इंग्लैंड की ओर प्रस्थान करते हैं, तो जाते समय अपने साथ एक शिलालेख लेकर जाते हैं, मानमोरी का शिलालेख, जो इन्हें चित्तौड़ के पुठोली ग्राम से मिला था। मानमोरी का शिलालेख जो काफी भारी था, इन्होंने उसको समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उसके ऐतिहासिक तथ्य को उन्होंने लिख लिया था। इंग्लैंड जाकर वहां लंदन में इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी साहब, यहां से ऐतिहासिक सामग्री जुटाई और वहां जाकर पुस्तक लिखी। पहली पुस्तक राजनीतिक इतिहास पर लिखी गई और दूसरी पुस्तक इन्होंने सांस्कृतिक इतिहास पर लिखी। राजनीतिक इतिहास पर इनकी कौन सी पुस्तक आपसे पूछा जा सकता है? वह कर्नल जेम्स टॉड की राजनीतिक इतिहास पर कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो उस पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे हम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और सांस्कृतिक इतिहास पर इन्होंने लिखी पश्चिमी भारत की यात्रा, द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ध्यान देना कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो राजनीतिक इतिहास पर लिखी गई थी, 2 भागों में प्रकाशित होती है। इसका प्रथम भाग सन 1829 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग सन 1832 में प्रकाशित हुआ। 1829 में जो प्रकाशित होता है प्रथम भाग सन 1829 में और दूसरा भाग 1832 में छपा। 1829 में जो भाग छपा एनाल्स एंड एंटीक्विटीज का, उस भाग में इन्होंने राजपूतानी की जो भौगोलिक स्थिति है और मेवाड़ का इतिहास का उल्लेख किया है। वहीं 1832 में जो दूसरा भाग छपा इसी पुस्तक का, इसमें उन्होंने मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, इनका ऐतिहासिक वर्णन किया है, यानी इनकी वंशावली का वर्णन किया है। तो ध्यान देना, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान कितने भागों में छपती है? 2 भागों में। पहला भाग कब छपा? 1829 में, और दूसरा भाग कब छपा? 1832 में। 1829 में जो भाग छपा उसमें मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है और पूरे राजपूतानी की भौगोलिक स्थिति है। वहीं दूसरा भाग जो 1832 में छपा, उसमें मारवाड़, अजमेर, जैसलमेर, इनका इतिहास है, जालोर का इतिहास है, बीकानेर का इतिहास है। और दूसरा प्रश्न ये भी उठ जाता है कि इस पुस्तक का प्रकाशन जो है वो किसने करवाया? तो जेम्स क्रुक ने करवाया था इस पुस्तक का प्रकाशन। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का जो प्रकाशन है वह जेम्स क्रुक ने करवाया था। एक प्रश्न और उठता है यहां से, भाई यह पुस्तक किसको समर्पित की थी? तो उन्होंने, भाई सीधा सी बात है, किसकी प्रेरणा से पुस्तक लिखी? जैन ये थी जो गुरु ज्ञानचंद है, उनकी प्रेरणा से लिखी। तो यह पुस्तक भी इन्होंने उन्हीं को समर्पित की। यह प्रश्न पूछा गया है। इस पुस्तक में एनाल्स एंड एंटीक्विटीज में इन्होंने यहाँ की जो जमींदारी व्यवस्था है, जो सामंतवादी व्यवस्था है, जो फ्यूडलिज्म व्यवस्था है, उसका वर्णन भी किया है। दूसरी पुस्तक इनकी जो सांस्कृतिक इतिहास पर थी, उस पुस्तक का प्रकाशन इनकी पत्नी जूलिया क्लटरबर्ग द्वारा करवाया गया। और उस पुस्तक में यहाँ की जो संस्कृति है, साथ में ही आदिवासियों की जो प्रथाएं हैं, जो मेवाड़ के शासकों की जो प्रथाएं हैं, जो रीतियां हैं, जो रिवाज हैं, उन सब का इन्होंने वर्णन किया है। तो ये इनकी दोनों पुस्तकें हैं। इसी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में ही इन्होंने राजस्थान शब्द का उल्लेख किया। तो ये था भाई नामकरण का इतिहास। तो साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसे सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।